ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 87 है। 8वें अध्याय का प्रथम आहनिक चल रहा है। इसके हमने 2 सूत्र किए हैं। प्रसंग चल रहा है गुणों के लक्षण। गुणों के लक्षण में बुद्धि का लक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है। तो बुद्धि के लक्षण में प्रथम सूत्र में स्पष्ट किया है द्रव्येषु ज्ञानम व्याख्यातम। तो द्रव्यों में ज्ञान को लेकर के व्याख्या की गई है, ऐसा बोला है। ये नहीं बोला है द्रव्य गुण कर्मसु ज्ञानम व्याख्यातम। सूत्रकार ने ये नहीं बोला द्रव्य गुण कर्मसु ज्ञानम व्याख्यातम, ऐसा नहीं बोला। द्रव्येषु ज्ञानम व्याख्यातम कहा। तो द्रव्यों का ज्ञान होता है तो गुणों का भी होता है, कर्मों का भी होता है, लेकिन द्रव्यों में ज्ञान के विषय में बता दिया है। ये जो बोला है गुण और कर्म के बारे में क्यों नहीं बोला? आप में से कौन उत्तर देंगे इसका? तो अब तक आपने जो भी पढ़ा है, अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। क्योंकि स्वामी जी जो गुण और कर्म हैं वो स्वतंत्र नहीं हैं, वो द्रव्य के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो द्रव्य के अंतर्गत ही गुणों की और कर्मों की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए, ऐसा मुझे समझ नहीं आता। हाँ, इसको थोड़ा सा इस रूप में भी आप बोल सकते हैं कि द्रव्यों का ज्ञान हम कर सकते, द्रव्य को देखते हैं, ज्ञान कर सकते हैं। द्रव्य स्वाश्रय ही है, स्वतंत्र हैं। आपने बोल ही दिया गुण स्वतंत्र नहीं है। इसको इस रूप में बोलेंगे तो सबको और अच्छे समझ में आएगा। केवल गुण को देख करके कोई देखे, केवल गुण को ही मैं देखूं और गुण का ज्ञान करूं, केवल कर्म को देखूं कर्म का ज्ञान करूं, नहीं कर सकते। क्योंकि गुण और कर्म द्रव्याश्रय में द्रव्याश्रित रहते हैं। तो अगर गुणों का ज्ञान करना है तो द्रव्य का सहारा लेना होगा, कर्म का ज्ञान करना है तो द्रव्य का सहारा लेना होगा। द्रव्य तो स्वयं स्वतः आश्रित है। तो द्रव्यों में ज्ञान के बारे में व्याख्या की गई, इसलिए बोला है क्योंकि गुण कर्म को नहीं बोल सकते। क्योंकि गुणों को, केवल गुणों को देख करके कोई ज्ञान नहीं कर सकता, कोई केवल कर्मों को देख करके ज्ञान नहीं कर सकता। क्योंकि ये गुण भी द्रव्य के अंतर्गत रहते। जब गुण का ज्ञान करना है तो द्रव्य का सहारा लेना ही होगा। तो द्रव्य के सहारे से गुण और कर्मों का ज्ञान होता है। इसलिए द्रव्य को बोल दिया तो सब अपने आप समझ में आ जाएंगे। जी। अब इसी प्रसंग में दूसरा सूत्र कहा है तत्र आत्मा मनश्च अप्रत्यक्ष। आत्मा और मन जो है ये प्रत्यक्ष नहीं है, तो इनका जो ज्ञान होता है वो अनुमान से होता है। और चकार से बाकी आकाश आदि सब द्रव्यों को लेकर के बता दिया है। पृष्ठ संख्या है 260, सूत्र संख्या है 3। तच्च ज्ञानम कथम निष्पद्यते इति स्मार्यते। तच्च ज्ञानम, वो जो ज्ञान है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है या अनुमान से ज्ञान होता है, वो जो भी ज्ञान होता है वो कैसे होता है, कैसे वो ज्ञान उत्पन्न होता है, इति स्मार्यते, इसको स्मरण करा रहे। यद्यपि पहले बता चुके हैं, फिर भी यहाँ स्मरण करा रहे। ज्ञान निर्देशे ज्ञान निष्पत्ति विधिरुक्तः। ये स्पष्ट कर ही दिया सूत्रकार ने। ज्ञान निर्देशे ज्ञान निष्पत्ति विधि उक्तः। ज्ञान निर्देश, जहाँ ज्ञान का निर्देश किया है, कहाँ ज्ञान का निर्देश किया जी?
प्रात्यक्षिक ज्ञानस्य लैंगिक ज्ञानस्य च निर्देशे निर्देशन प्रकरणे, जहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होता है ये पहले बता ही दिया था। प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होता है जी, और अनुमान का ज्ञान कैसा होता है उसका निर्देश तो पहले कह चुके हैं। तो प्रात्यक्षिक ज्ञान से लैंगिक ज्ञान से च निर्देशे, प्रत्यक्ष से होने वाले ज्ञान के संदर्भ में लिंग से होने वाले ज्ञान के संदर्भ में जो निर्देश दिया था पीछे, अर्थात जो निर्देशन का जो प्रकरण आया था, उस प्रकरण में ज्ञान निष्पत्ति विधि उक्ता, ज्ञानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य प्राप्ति विधि उक्ता। तो प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे प्राप्त होती है, प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे प्राप्त होता है उसकी विधि उक्ता कह दिया है पहले। कैसे होता है जी, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ये पहले बता ही चुके हैं। अतः अनुमान ज्ञानस्य लिंग दर्शन विधि तत्र उक्ता, और अनुमान ज्ञान कैसे होता है, लिंग दर्शन विधि, लिंग को देखने से लिंगी का ज्ञान होता है, ऐसी विधि वहां पर भी होता है, बता दिया। उक्ता तत्रैव, वहीं उसी प्रकरण में कह दिया है। समझ में नहीं आ रहा हो तो उस प्रकरण में जाओ, प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होता है, अनुमान ज्ञान कैसे होता है, शाब्दिक ज्ञान कैसे होता है, वहां बता दिया है, वहां जाके समझ लो, ये इसका तात्पर्य है। तो ज्ञान का जो निर्देशन यानी ज्ञान कैसा होता है उसका निर्देश, उसका कथन, उसकी प्रस्तुति पहले दी गई है। उस प्रस्तुति में ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है उसकी सारी विधि वहां पर बताई गई है। प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे प्राप्त होता है उसकी विधि भी बताई है, अनुमान ज्ञान कैसे प्राप्त होता है उसकी भी विधि वहां पर बताई है। जितने भी प्रकार के ज्ञान होते हैं, अच्छा कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं, परीक्षा तो करूं आपकी, अब पढ़ते जा रहे, परीक्षा तो दे नहीं रहे। कितने प्रकार का ज्ञान होता है कौन बताएंगे? वैशेषिक दर्शन के अनुसार कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं? हाँ, सोच समझ करके उत्तर देना है। योगेश जी ने हाथ खड़ा किया, बताइए। स्वामी जी, वैशेषिक दर्शन के अनुसार 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। बस ऐसे बोल दिया आपने? हाँ, ये इन 3 में पूरा हो जाता है, बाकी नहीं 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 नहीं, अगर इतना ही सरल इसका उत्तर होता तो मैं क्यों पूछता। अनिल जी बताएंगे। ठीक है, मेरा उत्तर यही है कि नहीं, फिर तो नहीं देना उत्तर। अगर इतना ही सरल होता तो मैं क्यों पूछता। हाँ, सुभाषिनी जी बताएंगी। जी नमस्ते जी। जी, ये तीनों प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। नहीं ये तो बता दिया, वो तो उत्तर है ही नहीं है। अच्छा, ममता जी बताएंगे अब। जी स्वामी जी, साधर्म्य वैधर्म्य से होता है। नहीं, साधर्म वैधर्म से होता है, लेकिन ये जो ज्ञान होता है वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार है। हाँ बताइए। स्वामी जी, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान, साधर्म से समानता ज्ञान, विशेष से पृथक भिन्नता ज्ञान। नहीं, देखिए ये सब होता है, ज्ञान के प्रकार बताना था तो ये पीछे आ चुका है। ज्ञान का जो प्रकरण है ना, कितने प्रकार का ज्ञान होता है वो पीछे बता चुके हैं, वो सब बताना होगा। आप लोग भूल रहे हैं आप। हाँ जी, अल्पना जी बताइए, आपने हाथ खड़ा किया। स्वामी जी, मुझे भी यही याद है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। अच्छा, तो पीछे प्रत्यक्ष भी बताया, अनुमान भी बताया, और शब्द प्रमाण, आगम प्रमाण भी बताया है, स्वप्न ज्ञान भी बताया है। ऐसे कितने ज्ञान, कितने प्रकार के ज्ञान बताए वहां पर। निद्रा से ज्ञान होता है। हाँ, निद्रा का ज्ञान होता है, स्मृति ज्ञान होता है, सब अलग अलग बताए वहां पर। ज्ञान। अब याद आ रहा है सबको? सबको तो नहीं आएगा, सब लोग तो सोचते नहीं है इतना पीछे तक। कुछ लोगों को तो याद आ ही रहा होगा। स्वप्न ज्ञान अलग है, निद्रा ज्ञान अलग है, स्मृति ज्ञान अलग है,
प्रत्यक्ष ज्ञान अलग है, ऐसे कितने प्रकार के ज्ञान बताए थे पीछे। तो ज्ञान का प्रकरण में जाओ, कहाँ ज्ञान बताया गया है सूची में देखो, पता लग जाएगा। और फिर उसके बाद वहाँ जाकर के कितने प्रकार का ज्ञान होता है, कल याद दिलाना मेरे को और बताना कौन हो, बताएंगे वो आप में से जानो। ठीक है जी, आगे बढ़ो मैं। तो ये बहुत सारे ज्ञान होते हैं जी। उस ज्ञान के प्रसंग में ज्ञान कैसे कब किस तरह उत्पन्न होता है वहाँ सब विधियां बता चुके हैं, और वहीं पर आप जान लेना, समझ लेना, ये इसका तात्पर्य है। तो आगे बढ़ो जी, चौथा सूत्र। द्रव्याणाम ज्ञान प्रकारम निर्दिश्य, द्रव्याणाम के बाद में स्पेस होना चाहिए, द्रव्याणाम ज्ञान प्रकारम निर्दिश्य गुणकर्मणाम ज्ञानम कथम भवति इति उच्यते। द्रव्यों का ज्ञान किस प्रकार होता है, उसका जो प्रकार है, प्रत्यक्ष प्रकार है, प्रात्यक्षिक प्रकार है, अनुमानिक प्रकार है, स्मार्त प्रकार है, स्वप्न प्रकार है, निद्रा प्रकार है, ये सब पीछे आ चुका है। उस प्रकार को निर्देश करके, द्रव्यों के बारे में निर्देश करके, गुण कर्म नाम ज्ञानम, गुण और कर्मों का ज्ञान कथम भवति, कैसे होता है, इति उच्यते, ये बात कही जा रही है। गुणकर्मसु सन्निकृष्टेषु ज्ञान निष्पत्तिर द्रव्यम कारणम, ये जो अभी मैंने प्रारंभ में प्रश्न उपस्थित किया ना, वो उसी का उत्तर यहाँ चौथे सूत्र में दिया जा रहा है। गुण कर्मसु सन्निकृष्टेषु, जब गुण और कर्मों में सन्निकृष्ट करते हैं हम लोग, अर्थात संयोग को प्राप्त होते हैं ज्ञान करने के लिए, ज्ञान निष्पत्ति है, जब ज्ञान की उत्पत्ति होती है, द्रव्यम कारणम, द्रव्य कारण होगा। अर्थात जब हम रूप के साथ सन्निकृष्ट होते हैं या किसी कर्म के साथ सन्निकृष्ट होते हैं, तब जब ज्ञान उत्पन्न होता है, गुण संबंधी ज्ञान, कर्म संबंधी ज्ञान, उस ज्ञान की उत्पत्ति में द्रव्यम कारणम व द्रव्य कारण है। द्रव्य के बिना न गुण का ज्ञान होगा, द्रव्य के बिना न कर्म का ज्ञान होगा। गुण कर्मसु सन्निकृष्टेषु ज्ञान निष्पत्ति द्रव्यम कारणम। इंद्रिय गुणा रूपादया कर्माणि च उत्क्षेपनादीनि सन्निकृष्यन्ते। इंद्रिय गुणा रूपादय, इंद्रियों के जो गुण है, रूपादि गुण, रूप रस गंध आदि गुण, कर्माणि च, और कर्म भी, इंद्रियों से जब कर्मों के साथ सन्निकर्ष होता है, वो कौन से कर्म है, उत्क्षेपन आदि, उत्क्षेपन, अवक्षेपन, आकुंचन, प्रसारण, ये सारे कर्म, ये सब इंद्रियों से गुणों के साथ, इंद्रियों से कर्मों के साथ जब सन्निकर्ष होता है, तेषु सन्निकृष्टेषु, जब उनके साथ, उन गुणों के साथ, उन कर्मों के साथ जब सन्निकृष्टेषु, सन्निकर्ष यानी संयोग होता है इंद्रियों का, तो अब सन्निकृष्टेषु कोई बोला है, संबद्धेषु, संयुक्तेषु। ज्ञानस्य, जो ज्ञान उत्पन्न होता है, तद ज्ञानस्य निष्पत्ति, उस ज्ञान की जो उत्पत्ति है, भवति आत्मनि, उस ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ होती है, आत्मा में होती है उसकी उत्पत्ति। तद ज्ञान निष्पत्ति कारण, उस ज्ञान की उत्पत्ति में जो कारण बनता है वो द्रव्यम अस्ति, द्रव्य होता है। फिर देखिएगा, इंद्रिय गुणा रूपादया कर्माणि च उत्क्षेपनादीनि सन्निकृष्यन्ते। इंद्रियों से गुण, कौन से गुण है जी, रूपादि गुण, कर्माणि कर्म, इंद्रियों से कर्म के साथ संयोग होता है, कौन से कर्म, उत्क्षेपनादीनि, उत्क्षेपनादि कर्म, ये कर्म और ये गुण जो है इंद्रियों से सन्निकृष्यन्ते, सन्निकर्ष को प्राप्त होती हैं इंद्रियां। इंद्रियां रूपादि गुणों के साथ, कर्मादि कर्मों के साथ सन्निकर्ष को, संयोग को प्राप्त होती हैं। तेषु सन्निकृष्टेषु, उनके सन्निकर्ष होने पर, उन इंद्रियों का रूपादि गुणों और कर्मों के साथ सन्निकृष्टेषु, सन्निकर्ष होने पर, अर्थात संबद्धेषु, उनके साथ संबद्ध होने पर, अर्थात संयुक्तेषु, उनके साथ संयोग को प्राप्त होने पर, ज्ञानस्य, ज्ञान का, तद ज्ञानस्य, कौन सा ज्ञान है, तद ज्ञानस्य, चाहे उस रूपादि ज्ञान का हो, उस कर्मादि का ज्ञान हो, उस रूपादि का या उस कर्म का निष्पत्ति, उत्पत्ति जब होती है, कहाँ पर होती है ज्ञान की उत्पत्ति, आत्मनि, आत्मा में होती है। तद ज्ञान निष्पत्ति, उस आत्मा में होने वाले ज्ञान की उत्पत्ति में कारणम, कारण कौन बनता है, द्रव्यमस्ति, द्रव्य कारण बनता है। ये तो ही क्यों द्रव्य कारण बनता है, ये तो ही गुण कर्मणि न स्वतंत्रे,
जो अभी अल्पना जी ने जो बोला है ना, गुण कर्मणि न स्वतंत्र, गुण कर्म स्वतंत्र नहीं है, ताकि इंद्रियां केवल गुणों में सन्निकर्ष को प्राप्त हो जाए और इंद्रियां जो है केवल कर्मों में सन्निकृष्ट हो जाए, अर्थात इंद्रियां केवल रूप आदि गुणों के साथ संयोग को प्राप्त हो, या इंद्रियां केवल कर्मों के साथ सन्निकृष्ट को प्राप्त हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो ही गुण कर्मणि न स्वतंत्र, गुण और कर्म स्वतंत्र नहीं है। गुण कर्मणि न स्वतंत्रे स्तः, गुण और कर्म स्वतंत्र नहीं है। अस्ति स्तः संति तयो द्रव्याश्रितत्वात्। क्यों गुण और कर्म स्वतंत्र नहीं है? क्योंकि तयो उन दोनों के द्रव्य आश्रित्वात्, द्रव्य के आश्रित होने से, द्रव्यनिष्ठे ही गुण कर्मणि, द्रव्य में विराजमान होकर के ही गुण कर्म के साथ इंद्रियां सन्निकृष्येते, सन्निकृष्ट को प्राप्त होते हैं। तस्मात्, इसीलिए, तयोर ज्ञानम द्रव्याश्रितम, उन गुण और कर्मों का जो ज्ञान होता है वो द्रव्य के आश्रित से, द्रव्य के आश्रय से होता है। यतः, क्योंकि द्रव्यम तयो समवाय संबंधेन विद्यमानत्वात्। यतः, क्यों ऐसा होता है? द्रव्यम, ये द्रव्य जो है, तयो उन दोनों में, समवाय संबंधेन, समवाय संबंध से ये द्रव्य विद्यमान रहता है, अर्थात गुण और कर्म में समवाय संबंध से द्रव्य विद्यमान होता है। गुण कर्मणि न द्रव्यम व्यभिचरतः, गुण और कर्म कभी द्रव्य का व्यभिचार नहीं कर सकते। गुण और कर्म द्रव्य का कभी व्यभिचार नहीं कर सकते। दिलीप जी, क्या मतलब है इसका? गुण और कर्म द्रव्य से व्यभिचार नहीं करते हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? अपनी भाषा में बताइए दिलीप जी। गुण और कर्म द्रव्य से व्यभिचार नहीं कर सकते, इसका क्या तात्पर्य है? दिलीप जी बताइए, माइक खोलिए। अच्छा, मधु जी बताइए। गुण कर्म द्रव्य से व्यभिचार नहीं कर सकते, द्रव्य के बिना नहीं रह सकते। हाँ, द्रव्य से अलग नहीं रह सकते। द्रव्य को छोड़ करके अलग, मैं आपके साथ नहीं रह सकता इसलिए मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं जा सकते। जैसे पत्नी जा सकती है पति को छोड़ करके, पति जा सकता है पत्नी को छोड़ करके, गुरु जा सकता है विद्यार्थी को छोड़ करके, विद्यार्थी जाता है गुरु को छोड़ करके। जैसे हम छोड़ करके एक दूसरे को अलग जा करके हम अलग रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, हमारी मर्जी से रहेंगे, हमारी इच्छा चलेगी, ऐसा व्यभिचार गुण और कर्म नहीं कर सकते। पर कुछ माताओं को, बहनों को ये समझ में नहीं आता है। कितना ही टॉर्चर करे, कितना ही दुख दे उनको, कितना ही मारपीट करे, कितना ही कुछ करे, उनका कोई औचित्य नहीं रखे, उनका कोई अस्तित्व को मिटा दे, फिर भी उनको छोड़ करके नहीं जाते। डरती हैं कुछ, सब नहीं। तो आगे बढ़ो जी। दिलीप जी समझ में आ गया? अब तो बोलिए, क्या नाम है आपका? दिलीप ही लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, समझ में आ गया आपको? हाँ, जी हाँ जी। अल्पना जी को क्या कहना है? सच्ची मेरे पुस्तक में एक पंक्ति है। हाँ जी। इसमें ये तस्मात् तयोः ज्ञानम द्रव्याश्रितम् यतो द्रव्यम तयोः समवायिका। उसके बाद है तत्र द्रव्य तयोः समवाय संबंधी विद्यमान। तो ये बोला था ना मैंने। अच्छा, नहीं बोला है क्या ये? हाँ जी, वो समवायी कारण तस्मात् तयोर ज्ञानम द्रव्याश्रितम, क्योंकि उन दोनों का, गुण और कर्म का जो ज्ञान होता है द्रव्य के आश्रित होता है। यतः, क्योंकि द्रव्यम तयो समवाय संबंधेन विद्यमानत्वात्, द्रव्य उन दोनों में समवाय संबंध से विद्यमान होता है। ये बोला था मैंने, बोला नहीं बोला था जी? हाँ जी, ये बोला था समवायी कारण द्रव्य। कहाँ? इसके आगे समवाय कारणम भी लिखा हुआ है क्या? वो पहले है तस्मात्। अच्छा, मैं एक बार देखता हूँ, मैं एक बार देख रहा हूँ।
हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तस्मात् तयोर ज्ञानम द्रव्यम द्रव्याश्रितम ये तो द्रव्यम तयो समवायी कारणम। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लिखा है, ठीक है। ये तो द्रव्यम तयो समवायी कारणम। हमारे में नहीं लिखा। हाँ जी हाँ जी, आपके वाले में लिखा, वो छूट गया है, लिख लीजिएगा। ये जो ये तो द्रव्यम के बाद में तयो लिखा है ना, तयो के बाद में लिखना है, तयो समवायी कारणम। तयो के बाद समवायी कारणम लिखना है, उसके बाद पूर्ण विराम। फिर लिखा है तत्र द्रव्ये तयो समवायी संबंधेन विद्यमानत्वात्। फिर तत्र द्रव्ये, ये भी लिखना है, तत्र द्रव्ये, तत्र द्रव्ये तयोः तयोः, हाँ इतना लिखा है ना। हाँ जी, फिर मैं बोलता हूँ, सब लोग समझ लीजिएगा। तस्मात् से मैं पढ़ रहा हूँ और लिख भी लेना। तस्मात् तयोर ज्ञानम द्रव्याश्रितम। तस्मात् इसलिए, तयो ज्ञानम गुण और कर्म उन दोनों का जो ज्ञान है, द्रव्याश्रितम द्रव्य के आश्रय से होता है। यतो द्रव्यम तयोः समवायी कारणम। यतः क्योंकि द्रव्यम द्रव्य तयो गुण और कर्म इन दोनों का समवायी कारणम समवायी कारण बनता है। फिर इसके बाद है तत्र द्रव्ये, उस द्रव्य में, तयो गुण और कर्म समवाय संबंधेन, समवाय संबंध से, समवाय संबंध मतलब समवेत संबंध से, उसमें रहने के संबंध से, ये रहने के कारण से, ऐसा कह सकते। समवाय संबंध देने का मतलब है तत्र द्रव्ये, उस द्रव्य में, तयो गुण और कर्म समवाय संबंधेन, समवाय संबंध से, अर्थात द्रव्य में विद्यमान होने के संबंध से रहते हैं। अर्थात उस द्रव्य में समवाय संबंध से, समवेत संबंध से रहते हैं। गुण कर्म निना द्रव्यम व्यभिचरता, इसलिए गुण और कर्म ये दोनों द्रव्य का व्यभिचार नहीं कर सकते। स्पष्ट हो गया जी सभी को? तो यहां पर समवायी कारणम एक शब्द, तत्र दूसरा शब्द, द्रव्य तीसरा शब्द और तयो चौथा शब्द, 4 शब्दों को जोड़ना है। समवायी कारणम, उसके बाद पूर्ण विराम कर देना है, तत्र द्रव्ये तयोः, ये भी लिखना है। राजगोपाल जी को क्या कहना है? जय आचार्य नमस्ते। यहाँ पर 2 बार गुणकर्मणि सन्निकृष्येते और अंत में गुणकर्मणि न द्रव्यं व्यभिचरता। जी, तो गुणकर्मणि में दीर्घ इकार होगा क्या? अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं, इसमें द्विवचन देकर के आप कहना चाह रहे हैं ना? जी अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है, ठीक बात है, दीर्घ इकार होना चाहिए। यह अरस विकार गलत लिखा है। हाँ जी, गुण कर्मणि न द्रव्यम व्यभिचरता। गुण कर्मणि ये द्विवचन में है ना, गुण कर्मणि, कर्म कर्मणि कर्माणि, तो गुण कर्मणि न द्रव्यम व्यभिचरता। दीर्घ इकार होना चाहिए, अरस को हटा करके दीर्घ कर दीजिएगा। ठीक हो गए जी? हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी। गुण कर्मसु सन्निकृष्टेषु ज्ञान निष्पत्ति द्रव्यम कारणम। गुण कर्म में इंद्रियों के सन्निकर्ष हो जाने पर जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसमें उस ज्ञान की उत्पत्ति में द्रव्य कारण बनता है। बिना द्रव्य के गुण और कर्म का ज्ञान नहीं हो सकता, ये इसका तात्पर्य है। बिना द्रव्य के गुणों और कर्मों का ज्ञान कोई नहीं कर सकता।
5वां सूत्र, द्रव्य गुण कर्मणाम अर्थपदवाच्यानां ज्ञानं प्रदर्श्य सामान्य विशेषयोः कथं ज्ञानं भवति इति उच्यते। द्रव्य गुण कर्मणाम अर्थपदवाच्यानां, द्रव्य गुण कर्म जो कि अर्थ पद से, अर्थ शब्द से कहे जाने वाले हैं। द्रव्य गुण कर्म ये कैसे हैं? अर्थ शब्द से जानने वाले, अर्थ पद से कहे जाने वाले। द्रव्य गुण कर्म जो अर्थ पद से, अर्थ शब्द से कहे जाने वाले हैं, उनका ज्ञानम, उनका ज्ञान प्रदर्श्य, दिखा करके, बता करके, अब सामान्य विशेषयो, सामान्य और विशेष इन दोनों का ज्ञानम, ज्ञान कथम भवति, कैसे होता है, इति उच्यते, इसका उत्तर दे रहे हैं। स्पष्ट हो गया जी। द्रव्य गुण कर्म ये 3 पदार्थ हो गए, सामान्य और विशेष ये भी अलग पदार्थ हैं। तो सामान्य और विशेष का ज्ञान कैसे होता है, इसका उत्तर दे रहे हैं। यानी द्रव्य का ज्ञान कैसे होता है ये बता दिए हैं, और गुण और कर्मों का ज्ञान द्रव्य के आश्रय से होता है ये भी बता दिया है। तो तीनों पदार्थों के बारे में बता दिया। अब चौथा और 5वें पदार्थ के बारे में प्रश्न किया जा रहा है, सामान्य और विशेष इनका ज्ञान कैसा होता है। तो उत्तर दे रहे हैं, सामान्य विशेषेषु सामान्य विशेष अभावात् तत एव ज्ञानम। सरल उत्तर है इसका, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। गुण कर्म समझ में आ गए तो बाकी सब समझ में आएंगे। तो कहते हैं सामान्य विशेषेषु, सामान्य और विशेषों में सामान्य विशेष का अभाव होता है, इसलिए तथा एव ज्ञानम, उसी द्रव्य से ही उसका भी ज्ञान होता है। गुण का ज्ञान गुण से नहीं हो सकता जी, गुण का ज्ञान गुण से नहीं हो सकता, कर्म का ज्ञान गुण से नहीं हो सकता। ज्ञान एक गुण है, बुद्धि एक गुण है ना। अब इस बुद्धि गुण को समझने के लिए गुण कारण नहीं। बुद्धि का मतलब ज्ञान, ज्ञान एक गुण हो गया ना 24 गुणों में, बुद्धि ज्ञान। तो ये जो ज्ञान है किसके बारे में होगा? द्रव्य के बारे में होगा। तो हो गया। गुण के बारे में गुण से ज्ञान नहीं हो सकता, कर्म के बारे में गुण से ज्ञान नहीं हो सकता, वो द्रव्य के आश्रय से गुण कर्म का ज्ञान होता है। ये स्पष्ट कर दिया। अब बोल रहे हैं सामान्य और विशेष का ज्ञान कैसे होता है? सामान्य का ज्ञान सामान्य से नहीं होगा, विशेष का ज्ञान विशेष का नहीं होगा। तो सामान्य का ज्ञान ज्ञान से नहीं होगा। सामान्य को समझने के लिए ज्ञान गुण से सामान्य को जान नहीं सकते, ज्ञान गुण से विशेष को जान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सामान्य में सामान्य और विशेष में विशेष नहीं रह सकता। जैसे सामान्य में सामान्य नहीं रहता, विशेष में विशेष नहीं रहता, वैसे सामान्य में बुद्धि नहीं रहती और विशेष में भी बुद्धि नहीं रहती। इसलिए उनका ज्ञान नहीं हो सकता। फिर कैसे होगा? जैसे गुण का ज्ञान कैसे हो रहा है? द्रव्य के आश्रय से। कर्म का ज्ञान कैसे हो रहा है? द्रव्य के आश्रय से। तो ऐसे सामान्य का ज्ञान कैसे होगा? द्रव्य के आश्रय से। विशेष का ज्ञान कैसे होगा? द्रव्य के आश्रय से। अभी सभी को स्पष्ट हो गया जी? इसमें कोई संदेह है? अब आइए सामान्य विशेषेषु, सामान्य पर सामान्य सत्तायाम। सामान्य, सामान्य 2 प्रकार का होता है, एक पर सामान्य होता है, एक अपर सामान्य होता है। तो कहते सामान्य अर्थात पर सामान्य, पर सामान्य अर्थात वो पर सामान्य क्या है? सत्तायाम, सत्ता में। पृथिव्यादिषु, पृथ्वी आदि जो भी द्रव्य हैं, रूपादिषु, रूपादि जो भी है, उत्क्षेपनादिषु, उत्क्षेपनादि जो भी कर्म है, विशेषेषु, ये विशेष है, इन विशेषों में, खलु अंत्य विशेषेषु, विशेष का मतलब है जो अंतिम विशेष है, इनमें ज्ञानम तो ज्ञान जो है, तथा एव सामान्य तो विशेषतश्च तत्स्वरूपतः स्वतः एव भवति। सामान्य और विशेष का अपने स्वरूप से ही हो जाता है। तद अधीनमेव तयोर ज्ञानम, उसी के अधीन है। सामान्य का ज्ञान सामान्य से, विशेष का ज्ञान विशेष से ही होता है, ये कहना चाह रहे हैं। तथा एव का मतलब द्रव्य, क्योंकि सामान्य और
विशेष जो है रहते तो द्रव्य के आश्रित है, लेकिन सामान्य का ज्ञान सामान्य से ही होगा, विशेष का ज्ञान विशेष से ही होगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। सामान्य तो विशेषतश्च सामान्य से और विशेष से ही होता है। तत्स्वरूपता अर्थात स्वतः एव भवति, उसी से सामान्य से ही सामान्य का ज्ञान, विशेष से ही विशेष का ज्ञान होता है। क्यों? तद अधीनमेव तयोर ज्ञानम, उसी के अधीन ज्ञान होता है। यतः क्योंकि सामान्य विशेष अभावात् द्रव्य गुण कर्म नाम ज्ञानम तो सामान्य विशेषापेक्षम भवति। द्रव्य का, गुण का और कर्म का जो ज्ञान होता है वो कैसे होता है? सामान्य और विशेष की अपेक्षा से होता है। तेषु सामान्य विशेषो लक्ष्यते, द्रव्य गुण कर्मों में सामान्य और विशेष की अपेक्षा से लक्षित होता है। परंतु सामान्य नितांत सामान्य अर्थात पर सामान्य सत्तायाम सामान्यम नास्ति, लेकिन जो सामान्य है अर्थात नितांत सामान्य है अर्थात पर सामान्य है, तो पर सामान्य रूपी जो सत्ता है उस पर सामान्य रूपी सत्ता में फिर सामान्य नहीं रहता, अर्थात सामान्य में सामान्य नहीं रहता। तथा विशेष है, विशेष में विशेष नहीं रहता। विशेष का मतलब, विशेष का अर्थ है अंत्य विशेष है, अंतिम विशेष में विशेष नहीं रहता। तो सामान्यम परसामान्यम सत्ता, सामान्यम परसामान्यम, सामान्य अर्थात परसामान्य वो सत्ता कहलाती है। सत्ता तू को अलग कर देना, सत्ता तो सामान्य रूपेण अवतिष्ठते, सत्ता सत्ता के रूप में, सामान्य सामान्य के रूप में ही रहता है। न पुनः विशिष्यते, वो विशेषता को प्राप्त नहीं होता, सामान्य सामान्य ही रहता है। जो पर सत्ता है, पर सामान्य है, जिसको हम सत्ता कहते हैं, महासामान्य कहते हैं, वो महासामान्य कहो, पर सामान्य कहो या सामान्य कहो, वो सामान्य सामान्य रूप में ही रहता है, वो कभी विशेषता को प्राप्त नहीं होता है। एक बात। अथचा विशेष, विशेष का मतलब है जो अंतिम विशेष है। जो अंतिम विशेष है न समीक्रियते, वो अंतिम विशेष सामान्य नहीं हो सकता। समीक्रियते का मतलब है सामान्य नहीं हो सकता। तस्मात्, इसलिए सामान्यम विशेषश्च स्वरूपतः एव ज्ञायते, सामान्य और विशेष जो है अपने सामान्य सामान्य रूप से ही जाना जाता है और विशेष विशेष रूप से ही जाना जाता है। अब यहाँ ये समझ लीजिएगा, सामान्य को समझने के लिए किसी और सामान्य की आवश्यकता नहीं है, विशेष को समझने के लिए किसी और विशेष की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा है वो उसी रूप में जाना जाता है, सत्ता सत्ता के रूप में जानी जाती है। विशेष जो अंतिम विशेष है वो अंतिम विशेष के रूप में ही जाना जा सकता, क्योंकि सामान्य विशेष नहीं बन सकता और जो अंतिम विशेष विशेष नहीं बन सकता। तो पहले ये बातों को समझ लीजिए, फिर मैं दूसरी बात आपके सामने रख सकता हूं। सामान्य सामान्य ही रहेगा। कौन सा सामान्य? पर सामान्य, जिसको हम सत्ता कहते हैं। वो सामान्य हमेशा सामान्य रहेगा, वो विशेष नहीं बन सकता। ये बात समझ में आ गई जी आप सबको? और जो अंतिम विशेष है वो अंतिम विशेष के रूप में रहेगा, वो अंतिम विशेष सामान्य नहीं बन सकता, अर्थात पर सामान्य विशेष नहीं हो सकता और जो अंतिम विशेष सामान्य नहीं बन सकता। ये इसका तात्पर्य है। ये बात सबको समझ में आ गई है? शकुंतला जी को क्या कहना है? हाँ, नमस्ते स्वामी जी। इसका कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? बाद में उदाहरण, पहले सिद्धांत समझ लीजिए, उदाहरण बाद में आएगा। जी जी। सामान्य सदा सामान्य रहता है। कौन सा सामान्य? क्योंकि सामान्य अनेक प्रकार का होता है, सामान्य अनेक प्रकार का होता है, इसलिए पर सामान्य बोल रहा हूं, अर्थात सत्ता। पर सामान्य कहो, सत्ता कहो या सामान्य को, एक ही बात है, वो एक ही रहता है, अर्थात सामान्य सदा सामान्य रहता है। अगर वो विशेष बन गए तो सामान्य का क्या रहा फिर? एक बात। फिर दूसरी बात है विशेष। विशेष भी अनेक प्रकार का होता है, हाँ याद रखना, विशेष अनेक प्रकार का होता है, लेकिन जो अंतिम विशेष है वो अंतिम विशेष के रूप में रहेगा, वो सामान्य नहीं हो सकता। तो सिद्धांत बन गया, सामान्य सदा सामान्य रहता है, विशेष सदा विशेष रहता है। ये सिद्धांत बन गया।
जो अपर सामान्य होता है वो विशेष भी बनता है और सामान्य भी बनता है। जैसे द्रव्यत्व है, द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य है, वही द्रव्यत्व जब गुणों के सामने रखेंगे तो विशेष बन जाएगा। गुणों में गुणत्व सामान्य है, कर्मों में कर्मत्व सामान्य है, वो सामान्य भी बनता है विशेष भी बनता है। लेकिन यहां हम बता रहे हैं पर सामान्य, अर्थात सत्ता। द्रव्यों में भी सत्ता है, गुणों में भी सत्ता है, कर्मों में भी सत्ता, सत्ता सब में बराबर है, इसलिए वो सब सामान्य है। तो जो पर सामान्य है वो सदा पर सामान्य के रूप में रहेगा, वो विशेष नहीं बनता, एक बात। और जो विशेष है, विशेष भी अनेक प्रकार का होता है, ठीक है जी, विशेष भी अनेक प्रकार का होता है, अर्थात सामान्य विशेष भी होता है, विशेष विशेष भी होता है। जो सामान्य विशेष है वो बदलते रहते हैं, वो सामान्य भी रहते हैं, कभी विशेष भी बन जाते हैं। जैसे द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य है, द्रव्यत्व के सामने गुणत्व विशेष है, विशेष बन गए ना। जब गुणों को देखेंगे तो वो विशेष सामान्य रहेगा, लेकिन वही गुणत्व द्रव्यत्व के सामने विशेष बन जाएगा। गुणों में गुणत्व सामान्य हो जाएगा, वही गुणत्व द्रव्यों के सामने विशेष बन जाएगा। तो वो विशेष भी बन रहा है, सामान्य बन रहा है। लेकिन जो अंतिम विशेष है, अंतिम विशेष का मतलब है जैसे परमाणु है, उसके आगे और कुछ नहीं है, वो अंतिम है, वो विशेष रहेगा। या कोई वस्तु बन बन के जब अंत में जाता है, उसके आगे और कोई वस्तु नहीं बन सकती, वो भी विशेष है। इधर से भी देखो विशेष, और कारण के रूप में देखो भी विशेष, वो अंतिम विशेष कहलाता है। तो अंतिम विशेष अंतिम ही रहेगा, वो विशेष ही रहेगा, वो सामान्य नहीं बन सकता। मैंने इन बातों में उदाहरण भी दे दिया, शकुंतला जी दे दिया ना। तो ये सामान्य सदा सामान्य रहेगा, विशेष सदा विशेष रहेगा। तो सामान्य को सामान्य से जान सकते हैं, विशेष को विशेष से ही जान सकते हैं। लेकिन वो जो सामान्य को सामान्य रूप से जो जानेंगे, वो द्रव्य के आश्रय से ही जानेंगे। आखिर वो सत्ता किसमें है? द्रव्य में ही है। और गुण की सत्ता कहाँ है? वो भी द्रव्य में ही है। कर्म की सत्ता कहाँ है जी? वो भी द्रव्य में है। सामान्य कहाँ रहता है? द्रव्य में ही रहता है। विशेष कहाँ रहता है? द्रव्य में ही रहता है। समवायी कहाँ रहता है? द्रव्य में ही रहता है। द्रव्यम अस्ति, गुणः अस्ति, कर्म अस्ति, सामान्य अस्ति, विशेष अस्ति, समवाय अस्ति, सब में समान है। तो ये सब के सब द्रव्य में है। यूं तो द्रव्य के आश्रय से ही होता है। तो यहां ये जो बात कही है, सामान्य विशेषु सामान्य विशेष अभावात्, सामान्य में सामान्य नहीं रहता, विशेष में विशेष नहीं रहता। ये बात हो रही है अंतिम सामान्य अंतिम विशेष की बात। सामान्य में सामान्य रहता तो ये पहले वाला विशेष हो जाएगा। मतलब सामान्य में सामान्य अगर रहे तो एक विशेष हो जाएगा, एक सामान्य हो जाएगा। अगर विशेष में विशेष रहता तो एक सामान्य हो जाएगा, एक विशेष हो जाएगा, ऐसा। तो इसलिए सामान्य में सामान्य नहीं रहता, विशेष में विशेष नहीं रहता। तो तथा एवं ज्ञानम से, यह द्रव्यता एवं न लेकर के सामान्य से ही सामान्य का ज्ञान होता है, विशेष से ही विशेष का ज्ञान होता है। ये इसका तात्पर्य ले रहे हैं यहाँ पर। द्रव्य को साथ में नहीं जोड़ा इन्होंने, पर हमको जोड़ के समझना होगा, क्योंकि द्रव्य को हटाएंगे तो सामान्य क्या है, विशेष क्या है, कुछ नहीं है। जिसे गुण और कर्म कुछ नहीं है। यानी द्रव्य के सहारे से ही सामान्य को सामान्य से ही जानेंगे, द्रव्य के सहारे से ही विशेष को विशेष से ही जानेंगे, ऐसा इसका तात्पर्य लेना चाहिए। किसी को समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, राजगोपाल जी। जी आचार्य, यहाँ पर अंतिम में तीसरा वाक्य की अंतिम से लास्ट अंत में विशेषो अंत्य विशेषो न समीक्रियते, समीक्रियते इसका सामान्य को प्राप्त नहीं होता, अंतिम विशेष समानता को प्राप्त नहीं होता, अर्थात सामान्य नहीं बनता। जी जी जी। न समीक्रियते का मतलब सामान्य नहीं होता।
जो अंत्य विशेष है न समीक्रियते, वो सामान्य नहीं बनता, अर्थात विशेष ही रहता है। तस्मात्, इसलिए सामान्यम विशेषश्च स्वरूपतः एव ज्ञायते, सामान्य सामान्य से ही जाना जाता है, विशेष विशेष से ही जाना जाता है। यहाँ तक पूरा कर दिया। अब अंत में वाक्य है शंकर मिश्रादि भी असंबद्धम व्याख्यातम। शंकर मिश्रादि भी, असंबद्धम के बाद स्पेस होना चाहिए, व्याख्यातम। शंकर मिश्रादि भाष्यकारों ने इस सूत्र की व्याख्या बिना प्रसंग के असंबद्ध व्याख्या की है। सूत्रम तत्र सामान्य विशेष अभावात् वचनस्य अचरितार्थत्वात्, जैसा उन्होंने अर्थ किया है वैसे अर्थ करेंगे तो सामान्य विशेष अभावात् जो सूत्र में जो वाक्य है ये व्यर्थ हो जाएगा। मतलब उन भाष्यकारों ने जिस तरह का अर्थ किया है उस अर्थ को मानेंगे तो सूत्रकार का सामान्य विशेष अभावात ये जो पद पड़ा है सूत्र में ये व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा कहना चाहते हैं। समझ में आ गया जी सबको? मतलब शंकर मिश्र आदि जो भी भाष्यकार हुए हैं उन भाष्यकारों ने जैसा अर्थ किया, वो क्या अर्थ किया यहाँ तो दिखाया नहीं है, लेकिन जो भी अर्थ किया है उनके द्वारा अर्थ किए गए अर्थ को माना जाए तो सूत्र में सामान्य विशेष अभावात जो पद पड़ा है ये व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा कहना चाहते हैं। नहीं समझ में आए तो पूछिएगा, शांत नहीं रहना है। समझ में आ गए तो आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही तात्पर्य है, जैसा भी उन्होंने अर्थ किया है उस अर्थ को माने तो सूत्र में जो सामान्य विशेष अभावात पद पड़ा है इस पद को पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वैसा अर्थ ना करके सूत्र में जो भी पद है वो सब सार्थक है, इसलिए इन सूत्र के पदों के अनुसार अर्थ करना चाहिए, इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ता हूं जी। छठा सूत्र, सामान्य विशेषापेक्षम द्रव्य गुण कर्मसु। अब स्पष्ट कर रहे हैं, सामान्य विशेषापेक्षम द्रव्य गुण कर्मसु। सामान्य और विशेष की जो अपेक्षा है वो द्रव्य की अपेक्षा से सामान्य विशेष होता है, गुण की अपेक्षा से सामान्य विशेष होता है, कर्म की अपेक्षा से सामान्य विशेष होता है। तो सामान्य विशेष के लिए द्रव्य गुण कर्म तीनों चाहिए, क्योंकि तीनों सामान्य होते हैं, तीनों ही विशेष होते हैं। अल्पना जी को क्या कहना है? स्वामी जी, इस सूत्र की भूमिका भी लिखी हुई है मेरी पुस्तक में। अच्छा, देखता हूं जी। मैं बहुत कुछ छोड़ दिया इन्होंने। हाँ जी। पर सामान्य अंत्य विशेष ज्ञानन्तु स्वरूपतः भवतु। हाँ जी, यहाँ लिखा हुआ है जी, पर सामान्य अंत्य विशेषे च ज्ञानम तु स्वरूपतो भवतु परंतु सामान्य विशेषापेक्षम द्रव्य गुण कर्मसु। हाँ जी, लिख लीजिएगा। एक वाक्य है भूमिका के रूप में, परसामान्य अंत्य विशेषे च, परसामान्य अंत्य विशेषे अंत्य विशेषे परसामान्ये अंत्य विशेषे च ज्ञानम तु स्वरूपतो भवतु परंतु परसामान्ये अंत्य विशेषे च ज्ञानम तु स्वरूपतो भवतु परंतु, ये भूमिका है, ये छूट गई भूमिका।
प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, परसामान्य अंत्य विशेषे च, परसामान्य महासत्ता में और अंतिम विशेष में ज्ञान जो हो रहा है, परसामान्य के विषय में अंत्य विशेष के विषय में जो ज्ञान हो रहा है, स्वरूपतो भवतु, उन्हीं से हो जाता है। अर्थात परसामान्य का ज्ञान परसामान्य से, अंतिम विशेष का ज्ञान अंतिम विशेष से हो जाता है, हमें आपत्ति नहीं। परंतु एक बात हम कहना चाहते हैं, सामान्य विशेषापेक्षम द्रव्य गुण कर्मसु, सामान्य विशेषापेक्षम द्रव्ये गुणे कर्मणि च ज्ञानम सामान्य विशेषापेक्षम भवति। द्रव्य में ज्ञान होता है, द्रव्य का जब ज्ञान होता है या गुण का ज्ञान होता है या कर्म का जो ज्ञान होता है, वो सामान्य और विशेष की अपेक्षा से होता है। द्रव्य का जब ज्ञान करते हैं हम, तो वो सामान्य और विशेष की अपेक्षा से द्रव्य का ज्ञान होता है, ये कहना चाह रहे हैं। द्रव्ये गुणे कर्मणि च ज्ञानम, द्रव्य के विषय में, गुण के विषय में, कर्म के विषय में ज्ञानम, ये जो भी ज्ञान होता है वो सामान्य विशेषापेक्षम भवति, सामान्य की अपेक्षा से विशेष की अपेक्षा से होता है। द्रव्य खलु सामान्यम द्रव्यत्वम, द्रव्य में सामान्य क्या रहता है जी? द्रव्यत्व है। द्रव्य में सामान्य क्या है? द्रव्य की समानता क्या है? द्रव्यत्व, इसलिए वो द्रव्य सामान्य है। द्रव्यों में द्रव्यत्व रहता है तो वो सामान्य हो गए द्रव्य। अब विशेषता क्या है जी? तो कहते हैं पृथ्वी, अप, तेजो, वायु, आकाश। पृथ्वी विशेष हो जाएगा, जल विशेष हो जाएगा, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब विशेष हो जाएंगे। द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य है, फिर विशेष क्या है? पृथ्वी विशेष है। हाँ जी, किनको समझ में नहीं है वो पूछेंगे। कई बार आदमी को समझ में तो आता नहीं है लेकिन डरता है, पूछता नहीं। पूछेंगे तो मैं डांटूंगा कि पीछे दोहराते क्यों नहीं। तो दोनों तरफ से फंसे रहते व्यक्ति, न पूछते बनता है न छोड़ते बनता है। नहीं पूछेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और पूछेंगे तो डांट लगेगा, तो डांट खा लो। नहीं पूछेगा तो आपकी हानि है। हाँ जी, मैं ही पूछ लेता हूं। शकुंतला जी, समझ में आ गए क्या? जय स्वामी जी। बताइए क्या समझ में आया? जैसे ये द्रव्य हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, तो उन सभी में द्रव्यत्व तो सामान्य है जी, परंतु पृथ्वी में जो पृथ्वी गुण है वो विशेष हो जाएगा। जल से पृथ्वी विशेष हो जाएगी। नहीं, इधर नहीं जाइए, इधर उधर मत जाइएगा। मैंने केवल बोला है द्रव्य में सामान्य द्रव्यत्व, द्रव्य में द्रव्यत्व सामान्य। मैं केवल पृथ्वी को ले रहा हूं, जल आदि की अपेक्षा नहीं रख रहा हूं। द्रव्यों में सामान्य द्रव्यत्व है, लेकिन पृथ्वी जो है वो विशेष है। जल को देख करके नहीं, केवल पृथ्वी को देखो। पृथ्वी और द्रव्यत्व, इन दोनों के बीच में सामान्य चल रहा है चर्चा। तो द्रव्य में द्रव्यत्व सामान्य है, लेकिन पृथ्वी विशेष है। बस इन दोनों के बीच में आपको उत्तर देना है। कैसे? पृथ्वी में पृथ्वीत्व है, जो द्रव्य में द्रव्यत्व है, पृथ्वी में पृथ्वीत्व है। हाँ, ये विशेषता है। ये विशेषता है। यद्यपि पृथ्वी भी द्रव्य है, लेकिन पृथ्वी को पृथ्वी के रूप में ना देख करके केवल द्रव्य के रूप में देखेंगे ना सबको, तो सब में द्रव्यत्व है, लेकिन पृथ्वी आते ही विशेष हो जाएगी। जैसे आप सब मनुष्य हैं मान लिया, तो आप सब में मनुष्यत्व है, लेकिन शकुंतला जी बोलते ही विशेष हो जाएगा। आप सब मनुष्य है, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, तो मनुष्यत्व है आप सब में, लेकिन मैं जब जैसे बोलूंगा शकुंतला जी तो विशेष हो जाएंगे। लेकिन जो शकुंतलापन है वो सब में थोड़ा है,
वो तो शकुंतला में ही है। शकुंतलापन शकुंतला में है, सब में शकुंतलापन थोड़ा है। इसलिए जब सब मनुष्य बोला है तो सब सामान्य हो जाएंगे, लेकिन शकुंतला बोलते ही विशेष हो जाएगा। तो ऐसे ही द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य है, सब द्रव्य है इसलिए सामान्य है, लेकिन पृथ्वी बोलते ही विशेष हो जाएगा। तो यही कहना चाह रहे हैं, द्रव्य खलु सामान्यम द्रव्यत्वम, द्रव्य में तो सामान्य द्रव्यत्व है, लेकिन विशेष क्या है? पृथ्वी विशेष है, जल विशेष है, तेज विशेष है, वायु विशेष है, आकाश विशेष है। तो द्रव्यत्व बोलते ही 9 द्रव्यों में द्रव्यत्व है, लेकिन व्यक्ति विशेष हो जाता है ना। व्यक्ति का नाम लेते ही वो विशेष हो जाएगा। व्यक्ति का नाम लेंगे तो सब सामान्य है, व्यक्ति का नाम बोलते ही विशेष हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया जी सबको। गुणे सामान्यम गुणत्वम, गुण में सामान्य क्या है जी? गुणत्व है, लेकिन विशेष क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि। जैसे ही व्यक्ति का नाम लोगे तो विशेष हो जाएंगे। कर्मणि सामान्यम कर्मत्वम, कर्म में सामान्य कर्मत्व है, लेकिन विशेष क्या है? उत्क्षेपण आदि नहीं। जब उत्क्षेपण बोलेंगे तो विशेष हो जाएगा, अवक्षेपण बोलते ही विशेष हो जाएगा, आकुंचन बोलते ही विशेष हो जाएगा, प्रसारण बोलते ही विशेष होगा, गमन बोलते ही विशेष हो जाएगा। हाँ, अब बोलें, आप में से किनको समझ में नहीं आया? हाँ जी अनिल जी, समझ में आ गया? जी स्वामी जी। मधु जी को समझ में आ गया? अनीता जी को समझ में आ गया? जी स्वामी जी। अच्छा, ऋषिदेव जी को समझ में आ गया? समझ आ गया। जी जी तो नहीं आया था, लेकिन आप ध्यान दें। जी जी। हाँ जी, दिलीप जी को समझ में आ गया? हाँ जी स्वामी जी। अच्छी बात है। तो ये साधारण सी बात है, बस केवल थोड़ा सा ध्यान देने की बात है और कुछ नहीं है। सब पढ़ चुके हैं आप पीछे, केवल यहां आवृत्ति हो रही है। सातवां सूत्र देखिएगा, द्रव्य गुण कर्मापेक्षम, द्रव्य गुण कर्मापेक्षम। द्रव्य के ज्ञान में द्रव्य की अपेक्षा है, गुण की अपेक्षा है, कर्म की अपेक्षा है। अल्पना जी को क्या कहना है? यहां पर भी कोई भूमिका है क्या? भूमिका मिस हो गई। फिर भी भूमिका, अच्छा। द्रव्य कार्य द्रव्य अन्यदपि ज्ञान कारणम उच्यते। हाँ, कार्य द्रव्य, हाँ जी, एक भूमिका, छोटी सी भूमिका है जिसकी भी क्या संपादक लोग हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी भूलें कर दी है। मिसप्रिंट होता है तो खैर मान सकते, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी भूलें कर दिया उन्होंने। हाँ जी, 7वें सूत्र की भूमिका लिखिएगा, कार्य द्रव्य अन्यदपि, कार्य द्रव्य अन्यदपि ज्ञान कारणम उच्यते। ज्ञान कारणम उच्यते। हाँ जी, भूमिका है कार्य द्रव्ये अन्यदपि ज्ञान कारणमुच्यते। कार्य द्रव्य में अन्यदपि, अन्यत अपि, दूसरा भी, ज्ञान कारणम, ज्ञान का कारण, उच्यते, बताया जाता है। कार्य द्रव्य के संदर्भ में, कार्य द्रव्य के संदर्भ में एक और भी ज्ञान का कारण बताया जाता है, ये इसका अर्थ है। द्रव्य गुण कर्मापेक्षम, कार्य द्रव्य ज्ञानम, कार्य द्रव्य का ज्ञान जब करना होता है तो द्रव्यापेक्षम, द्रव्य की अपेक्षा रखता है। कारण, कार्य द्रव्य का जब ज्ञान करना होता है, कार्य द्रव्य का ज्ञान करना है तो एक तो द्रव्य की अपेक्षा है, गुणापेक्षम, गुण की भी अपेक्षा रहती है, कर्मापेक्षम, कर्म की भी अपेक्षा रहती है, तीनों की अपेक्षा रहती है। कार्य द्रव्य को समझना हो तो
द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीनों की अपेक्षा रहती है। अगर इन तीनों को नहीं रखोगे तो कार्य द्रव्य का ज्ञान नहीं हो सकता। तद यथा, उदाहरण दे रहे हैं, या सासनावती यद्वा घंटावती पीतवर्णा गच्छति सा गौ। गाय जो है यहाँ कार्य द्रव्य है जी, गाय जो है ये कार्य द्रव्य है, ठीक है जी। अब गाय कार्य द्रव्य है तो कहते हैं सासनावती, सासना कहते गल कंबल, गल कंबल वाली गाय है। तो गल कंबल भी द्रव्य है, गाय तो द्रव्य है ही है, गल कंबल भी द्रव्य है। तो सासनावती तो द्रव्य की अपेक्षा हो गई ना। यद्वा, अथवा यूं भी कह सकते हो घंटावती, घंटी वाली, क्योंकि उसके गले में घंटी बंधी हुई है, घंटी वाली। या पीतवर्णा, पीली गाय, पीली गाय तो पीली गुण की अपेक्षा है, घंटावती द्रव्य की अपेक्षा है, यहां पर घंटे वाली है। और गच्छति जा रही है, कर्म की भी अपेक्षा है। तो गाय कार्य द्रव्य है, तो कार्य द्रव्य की अपेक्षा से कार्य द्रव्य को समझना है, कार्य द्रव्य का ज्ञान करना है, तो वह द्रव्य की भी दूसरे द्रव्य की भी अपेक्षा है। कार्य द्रव्य को समझने के लिए दूसरे द्रव्य की अपेक्षा रहेगी, उसके बिना कार्य द्रव्य को समझ मकान बन रहा है, मकान बन रहा है, मकान बना हुआ है। कौन सा मकान? ईंटों का मकान, पत्थरों का मकान, लकड़ी का मकान, प्लास्टिक का मकान, दूसरे द्रव्य को लाना पड़ेगा आपको। ऐसे ही कर्म की अपेक्षा भी रहेगी। मकान बन रहा है तो वहां कर्म की अपेक्षा है, हलचल वहां पर होगा। तो इसलिए गाय को सामने रखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। सासनावती मतलब गल कंबल वाली, गल कंबल वाली को चलो कोई सोचे कि गाय का ही तो गल कंबल है, वो मतलब जो गले में लटकता हुआ जो कंबल है वो तो गाय ही है, इसलिए यद्वा कह करके दूसरा उदाहरण दे रहे। घंटावती, घंटी वाली, कैसी गाय जी? गाय का मतलब गाय, कैसी गाय? देखो घंटी वाली गाय। पीतवर्णा, पीली गाय। गच्छत, देखो जा रही है, हो गए गाय, गाय मतलब जा रही है, आ रही है, खा रही है। गाय इतने बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा, कर्म बताना पड़ेगा गाय का कोई ना कोई। खा रही है, बैठी है, खड़ी है, आ रही है, जा रही है, कोई ना कोई कर्म बताना पड़ेगा आपको। इतने से भी काम नहीं चलेगा। खड़ी तो बहुत सारी है, जा तो बहुत सारी है, कौन सी गाय के लिए बोल रहे हो? पीली गाय। तो कर्म की भी अपेक्षा है, गुण की भी अपेक्षा है और द्रव्य की अपेक्षा है। तो कार्य द्रव्य को जानने के लिए द्रव्य गुण कर्म तीनों की अपेक्षा रहती है, ये कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो गए जी? तो आज इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति।